ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ईरान समंदर में मौजूद अपने जंगी जहाजों को आतंकियों का ठिकाना बना रहा है, जिन पर उसने मिसाइलों और ड्रोन से लैस आतंकवादी बैठा रखे हैं। इजराइल ने यह तक कह दिया कि ईरान समुद्री लुटेरों जैसी हरकत कर रहा है, क्योंकि पहले ही उसने समंदर में आतंक फैलाने की चाल चली हुई है और अब वो उसे और बढ़ाने पर उतारू है। इजराइल का आरोप है कि ईरान जंग के लिए उसे उकसा रहा है। सबूत के तौर पर इजराइल ने 6 जहाजों की तस्वीर जारी करते हुए ईरान को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इजराइल का कहना है कि ईरान समंदर में आतंकवाद फैला रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि ईरान अपने जहाजों को आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने उन्हें फ्लोटिंग टेरर बेस तक बोल दिया और दावा किया कि ईरान ने अपने जहाजों पर मिसाइलें, ड्रोन और आतंकवादी बिठाए हुए हैं। כל מה שאתם רואים על התמונות הם בסיסי טרור צפים. זה המשך ישיר לטרור הימי. मतलब इजराइल को डर है कि ईरान फारस की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते आतंकवाद फैला रहा है। उसने दावा किया कि ईरान ने अपने 6 में एक जहाज को अदन की खाड़ी की ओर भेजा है, यानी समंदर में उस जगह जो फारस की खाड़ी में व्यापार का अहम रास्ता है। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान समंदर के उस रास्ते को रोकने के चक्कर में है जहां से बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। यही नहीं, इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए वो अपने जंगी जहाज अंटार्कटिका तक भेजेगा। यह दावा ईरान के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि बहुत जल्द ईरान के जंगी जहाज अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि यह इजराइल के उस बयान का जवाब है जिसमें उसने कहा था कि ईरान की नौसेना बहुत छोटी है, यानी इजराइल के हमलों से बेफिक्र ईरान अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। उसे ना अमेरिका की फिक्र है और ना इस बात की चिंता कि इजराइल उसे क्या कह रहा है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना के एक बड़े अधिकारी ने यह दावा किया कि इजराइल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है, यानी अब ईरान को ही इजराइल ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। इजराइल की सेना के अधिकारी एहवान खलीवा ने साफ साफ कह दिया कि ईरान इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए वो कई देशों को अपने साथ लाकर इजराइल को अलग थलग करना चाहता है। असल में बीते कुछ महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि ईरान लगातार गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों को मदद पहुंचा रहा है, जिसका नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। बताया गया कि इसीलिए एहवान खलीवा ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से जुड़ी। जमीन के अंदर मौजूद ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने एक खास तरह का बम तैयार किया है, जो जमीन के अंदर जाकर वहां मौजूद परमाणु बंकरों को तबाह करने की ताकत रखता है। अमेरिका के इस घातक बम का नाम GBU-57 है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। अमेरिका का दावा है कि उसका यह बम इतना ताकतवर है कि जमीन में काफी गहराई तक भयंकर तबाही मचा सकता है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। मतलब ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की जिद पर अड़ा है। और उसने एक इलाके में पहाड़ियों के नीचे कई बंकर और सुरंगें बना रखी हैं, जहां उसके परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का दावा है कि जमीन के अंदर बने उसके बंकरों पर परमाणु बम भी बेअसर हैं। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के एटम बमों का निशाना कोई और नहीं बल्कि वही होंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए अमेरिका ने जमीन के अंदर मौजूद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ताकतवर बम GBU-57 तैयार किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी अमेरिकी सेना की तरफ से जारी की गयी। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है और दावा है कि ये बम जमीन में काफी गहराई तक तबाही मचा सकता है। और इसी बीच ईरान के परमाणु ठिकानों की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आईं, जिनके आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के घातक बम ईरान के इन परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बम जमीन में जितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं, ईरान की सुरंगें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान पहाड़ी के करीब 80 से 100 मीटर नीचे अपने परमाणु ठिकाने बना रहा है, जबकि अमेरिका ने जो GBU-57 बम बनाया है वो जमीन में सिर्फ 60 मीटर अंदर तक ही जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान की ये न्यूक्लियर साइट नतानस शहर के बिल्कुल करीब है, जहां पहले भी कई बार पश्चिमी देशों के हमले हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत हासिल करे। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक उस कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल सका। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक जिस कैदी ने फांसी लगाकर जान दी, वो दिल्ली में साल 2016 में लूट के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उसे एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल लाया गया था। लेकिन दावा है कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि तिहाड़ में ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की 2 मई को धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके बाद से ही जेल प्रशासन जेल में सुरक्षा बढ़ाने में जुटा हुआ है। उधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए उसके परिवार में कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। खबर है कि सबसे बड़ी लड़ाई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच छिड़ी है।
जो अतीक की काली कमाई पर अपना हक जताने की कोशिश में है। हालांकि शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों इन दिनों गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बावजूद उनकी नजर अतीक की करोड़ों की संपत्ति पर है। इस मुद्दे पर उनके बीच कड़वाहट इतनी है कि उन दोनों ने लंबे वक्त से आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि जब अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, तब शाइस्ता ने उसका हवाला कारोबार और वसूली गैंग का जिम्मा संभाल लिया था, जिसका जैनब ने विरोध किया था। इस बीच यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। एक रोज पहले ही अतीक गैंग के 3 गुर्गों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक परिवार से 15 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अतीक गैंग के 3 गुर्गे जबरन एक घर में घुसकर परिवार के लोगों को पैसे के लिए जान से मारने की धमकी देते नजर आए। और अब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के ही एक कारोबारी सईद अहमद से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। कारोबारी का आरोप है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से फर्नीचर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए का सामान खरीदा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने पैसे मांगे तो वो उसे धमकाने लगा। और आरोप है कि विजय मिश्रा ने न सिर्फ उसे धमकाया, बल्कि अतीक और उसके गुर्गों के नाम पर उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। हालांकि 20 मई को कारोबारी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर 2000 रुपए के नोट को बदलने या फिर उसे बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदला जा सकता है। हालांकि एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं, जबकि 2000 के नोट खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो बैंक में जाकर नोट बदलकर दूसरे नोट ले सकता है। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है। लेकिन कुछ जगहों पर तो लोग अभी से 2000 का नोट लेने से बचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी ने एक ग्राहक के स्कूटर से पेट्रोल वापस निकाल लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना तब हुई जब उस इलाके के एक पेट्रोल पंप पर एक आदमी पेट्रोल भरवाने पहुंचा। उसने महज 200 रुपए का पेट्रोल अपने स्कूटर में डलवाया, जिसके लिए उसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 2000 का नोट दिया, जिसे देखते ही पेट्रोल पंप कर्मचारी आग बबूला हो गया। उसने फौरन 2000 का नोट उस आदमी को दिया और उसके स्कूटर से पेट्रोल वापस निकाल लिया। असल में आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में वापस करने की घोषणा की है। इसी वजह से लोग 2000 के नोट किसी तरह से हटाने में जुटे हैं और सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप पर इसे लेकर मारामारी मची हुई है। इधर 2000 के नोट बदलने से जुड़ी एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक जनहित याचिका पर आरबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दिया। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जबकि इससे पहले आरबीआई ने कोर्ट में कहा है कि 2000 के नोटों को चलन से हटाने का मतलब नोटबंदी नहीं था। आरबीआई ने कोर्ट से जनहित याचिका खारिज करने की मांग की। इस मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि बिना पहचान पत्र के किसी को भी नोट बदलवाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आतंकी हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने वहां यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी को निशाना बनाया और उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक करीब 50 आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी पर हमला किया। इस दौरान सभी हमलावर खतरनाक हथियारों से लैस थे। उन्होंने वहां कई मोर्टार भी दागे, जिससे वहां तैनात पाकिस्तान के 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के मीडिया का आरोप है कि यह हमला टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने किया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की शाह खर्ची उनके लिए मुसीबत बन गई। लाहौर के जमान पार्क इलाके में उनका आलीशान घर है, जिस पर टैक्स विभाग ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का नोटिस थमा दिया। जिसके मुताबिक इमरान खान ने लाहौर के जमान पार्क में मौजूद अपने पुराने घर को तोड़वाकर नया आलीशान बंगला बनवाया, जिस पर लाहौर प्रशासन ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का लग्जरी टैक्स नोटिस भेज दिया, जिसके बाद इमरान खान को मजबूरी में यह टैक्स भरना पड़ा। इससे पहले लाहौर प्रांत के टैक्स विभाग ने इमरान खान से उनके नए घर का रिकॉर्ड मांगा था और उसी के आधार पर उन्हें यह नोटिस भेजा गया। इससे पहले भी इमरान खान को दूसरे मामलों में 36 लाख पाकिस्तानी रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आरोप है कि शहबाज शरीफ सरकार के इशारे पर टैक्स विभाग उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। लेकिन इमरान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा दावा कर दिया। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान ने 2019 में अपनी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, ताकि किसी भी सूरत में बुशरा बीबी को बचाया जा सके। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान ने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को 2019 में साजिश के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पद से हटा दिया था। उनके मुताबिक तब आसिम मुनीर ने इमरान खान की पत्नी से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए थे। दावा किया गया कि इसी के बाद इमरान खान इतने ज्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने आसिम मुनीर को उनके पद से ही हटा दिया था। हालांकि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के आरोप को पूरी तरह से गलत बता दिया। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट से राहत मिल गई।
अल कादिर ट्रस्ट मामले में आरोपी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 31 मई तक रोक लगा दी। जबकि इसी मामले में इमरान खान को कोर्ट ने 8 जून तक राहत दी है। असल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर यूके से आई करोड़ों की रकम का गबन करने का आरोप है। दावा है कि इस यूनिवर्सिटी के 2 ही ट्रस्टी हैं, जिसमें एक इमरान और दूसरी उनकी पत्नी बुशरा है। यही वजह है कि इमरान खान के अलावा उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड पर उन्हें 31 मई तक राहत देने का फैसला लिया। इस बीच इमरान खान की काली मर्सिडीज कार पर वहां की सुप्रीम कोर्ट को सफाई देनी पड़ गई। इमरान खान को जमानत दिए जाने के बाद से ही वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट को घेरने में लगी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को मर्सिडीज कार मुहैया कराने पर आरोप लगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सफाई देते हुए कहा कि इमरान खान को कोर्ट में पेश होने के लिए मर्सिडीज गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई। 11 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को काली मर्सिडीज गाड़ी में लाया गया। पाकिस्तान सरकार में मंत्री एहसान इकबाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को महंगी कार मुहैया कराने का आरोप लगाया था। इस पर सफाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजों की पीठ के निर्देश पर इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गाड़ी मुहैया कराई थी। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओलंपिक्स पार्क में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। वहां हुए कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओलंपिक्स पार्क पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए करीब 20,000 भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे। पीएम और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज जब वहां पहुंचे तो पूरा ओलंपिक्स पार्क खचाखच भरा था और जैसे ही भीड़ ने पीएम को देखा, मोदी मोदी सुनाई देने लगा। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस कह डाला। Prime Minister Modi is the boss. यानी एंटनी एल्बनीज ने भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मान लिया। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। वहां के पीएम ने तो उनके पैर तक छू लिए थे। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर फ्रांस में आयोजित 76वें कैन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई दिया। आयोजन के दौरान यूक्रेन समर्थक एक महिला ने खुद पर खून जैसा दिखने वाला लाल रंग उड़ेल लिया। उस महिला ने यूक्रेन के झंडे के रंग के कपड़े पहने हुए थे और जैसे ही वो कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पहुंची, उसने खुद पर खून जैसा दिखने वाला लाल रंग डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत ही रेड कार्पेट से हटा दिया। माना जा रहा है कि उस महिला ने रूस यूक्रेन युद्ध का विरोध करने के लिए ऐसा किया, जिसके लिए वो यूक्रेन के झंडे के रंग के कपड़े पहनकर आई थी। यही नहीं, जब तक उस महिला को सुरक्षा कर्मी वहां से हटा पाते, लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क को यूक्रेन के बखमूत का दौरा करने का न्योता दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि एलॉन मस्क उनके बुलावे पर एक बार रूस के कंट्रोल वाले बखमूत जरूर आएंगे, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में एलॉन मस्क ने ट्विटर पर उनसे बखमूत के बारे में एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि अब एलॉन मस्क को खुद ही बखमूत आकर वहां की सैर करनी चाहिए, क्योंकि मेदवेदेव का मानना है कि रूस ने बखमूत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वहां आने के बाद एलॉन मस्क को बखमूत पर किए उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालांकि एलॉन मस्क ने अब तक उनके इस ट्वीट पर कोई जवाब नहीं दिया। इधर रूस ने सुमे पर फिर से खतरनाक हमला कर दिया और वहां रहने वाले 5 समुदायों को निशाना बनाया। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया और जानकारी दी गई कि रूस की ओर से गोले बरसाए गए, जिसमें एक आदमी घायल हो गया और भारी नुकसान भी हुआ। रूस लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूक्रेन की सेना रूस के सामने घुटने टेक दे। सुमे में हुआ खतरनाक अटैक उसी का हिस्सा है। सुमे यूक्रेन से लगने वाले रूस के बॉर्डर के उत्तर पूर्वी इलाके में है और इस पर कब्जा पाने के लिए रूस लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि अप्रैल 2022 में उसने रूस के कब्जे से सुमे के कुछ हिस्सों को आजाद करवा लिया था, जिसके बाद से ही रूस उन पर वापस कब्जा पाने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने सीमा से लगे उसके इलाके पर हमला कर दिया। जेलेंस्की की सेना के हमले में 8 लोग घायल हो गए और वहां भारी नुकसान हुआ। रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने उसके ग्राइवरन शहर पर बम बरसाए। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद का वीडियो भी रूस की सेना ने जारी किया, जिसमें एक मकान में भारी गोलाबारी के निशान नजर आए और मकान की छत टूटी दिखी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी खेतों और इमारतों के ऊपर धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले से इनकार किया। इस बीच रूस ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कड़े कदम से बचने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई। FATF वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखती है।
और रूस को डर है कि अगले महीने तक FATF उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है, जिसके बाद रूस के लिए दूसरे देशों से डिफेंस और बिजनेस डील करने में मुश्किल हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की पाबंदियों की वजह से रूस की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर FATF के मोर्चे पर भी उसे राहत नहीं मिली तो उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पहले से ही इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सदस्यता खो चुका है। ऐसी स्थिति में रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वकालत करे, जिससे दुनिया में उसकी छवि सुधर सके। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही अगले 4 दिन यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से पूरी तैयारी के साथ आने की अपील की, क्योंकि मौसम विभाग ने केदारनाथ में आने वाले 4 दिनों यानी 26 मई तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान जताया। और इसके साथ ही केदारनाथ धाम समेत पूरे रुद्रप्रयाग में तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम को देखते हुए केदारनाथ प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बीच दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी ने फिर लोगों के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि इस दौरान हीट इंडेक्स 51 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। हीट इंडेक्स में तापमान के साथ साथ हवा की नमी को भी मापा जाता है और 51 डिग्री सेल्सियस के हीट इंडेक्स का मतलब यह है कि दिल्ली में तापमान इससे कम तो है, लेकिन लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सुबह से हल्की बारिश होने का अनुमान जताया, जिसकी वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इधर प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन्स जारी किए गए। गुजरात की अहमदाबाद की अदालत ने केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी समन्स जारी किए और दोनों को 7 जून को कोर्ट में पेश होने को कहा। ये समन्स गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 23 मई को पेश होने के लिए समन्स किए गए थे, लेकिन दोनों में कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। ये मामला पीएम की डिग्री पर अपमानजनक बयान से जुड़ा है। उधर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक शुरू हो गई, जिसमें संगठन के मुखिया ने दुनिया को अगली महामारी से सावधान किया। उन्होंने 2 टूक कहा कि दुनिया को आने वाली महामारी से बचने के लिए तैयारियों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने इसी वजह से बयान दिया कि दुनिया को आने वाली अगली महामारी को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उस पर पहले से बातचीत करने और तैयारियों को आगे बढ़ाने का ये सही समय है। WHO की तरफ से कोरोना पर जारी आपातकालीन स्थिति को कुछ ही दिन पहले खत्म कर दिया गया है। और इस बीच स्विट्जरलैंड के जिनीवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की सभा की शुरुआत हो गई, जो 10 दिनों तक चलेगी। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में अवैध पटाखों से विस्फोट का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के मालदा के इंग्लिश बाजार में भी एक पटाखा दुकान में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बंगाल के मालदा के इंग्लिश बाजार में हुई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे एक पटाखे की दुकान में जबरदस्त धमाका हुआ और फिर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 दिन पहले भी पश्चिम बंगाल के एग्रा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी और 12 लोगों की जान चली गई थी। और इस बार पटाखों की दुकान जल उठी। दमकल विभाग ने बताया कि दुकान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक थे, जिसकी वजह से उन्हें आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच यूरोपियन यूनियन और दक्षिण कोरिया ने मिलकर किम जोंग उन की टेंशन बढ़ा दी। यूरोपियन यूनियन ने यह ऐलान किया कि वो दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा रहेगा। यानी किम जोंग उन के लिए दक्षिण कोरिया को धमकी देना अब आसान नहीं होगा। असल में दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में एक बैठक हुई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस बैठक में रूस यूक्रेन जंग के साथ दक्षिण कोरिया की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई, क्योंकि लंबे समय से किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को धमकी दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया लगातार कई तरह की घातक मिसाइलों का परीक्षण कर अपनी ताकत दिखा रहा है। बताया गया कि इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने दक्षिण कोरिया को और ज्यादा समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इधर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर कश्मीर सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। कश्मीर सिंह को आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ की एक अहम कड़ी बताया जाता है। और NIA के सूत्र तो ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। गैंगस्टर कश्मीर सिंह पर लुधियाना बम धमाके में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही उस पर पंजाब में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिसके बाद NIA ने कश्मीर सिंह पर शिकंजा कसने के लिए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया। गैंगस्टर कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और आरोप है कि वो कई आतंकी घटनाओं में भी शामिल रहा है। उधर दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो ट्वीट कर दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पुलिस सिसोदिया को लेकर जाती नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को दुष्प्रचार बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में ED की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया की रिमांड 1 जून तक बढ़ा दी।
इधर नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह पर सियासी बवाल शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने तमाम नेताओं और मेहमानों को निमंत्रण भेजने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ पार्टियों ने केंद्र सरकार को उद्घाटन समारोह पर घेर लिया और प्रधानमंत्री पर क्रेडिट लेने का आरोप लगा दिया। रविवार को होने वाले लोकार्पण समारोह के इन्विटेशन कार्ड की तस्वीर भी सामने आई। कार्ड पर प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर का नाम लिखा गया है, लेकिन टीएमसी ने रविवार को कार्यक्रम रखे जाने पर सवाल उठाए और कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। We are totally opposed to the Prime Minister operating the new Parliament bill. हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर सफाई भी दी। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? नई संसद का उद्घाटन 28 जून को दोपहर 12 बजे रखा गया है। संसद का मानसून सत्र नई संसद में ही होगा। इस बीच चीन से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां ऑनलाइन गेम में हारने पर एक लड़के ने 7 बोतल शराब पी ली, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्योंकि उस लड़के को ऑनलाइन गेम में हारने पर 7 बोतल शराब पीने की सजा मिली थी, जिसे वो सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम के दौरान पीने लगा और 12 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। दावा है कि इससे पहले भी चीन में ऑनलाइन गेम के चलते लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल 2021 में भी एक लड़के की मौत ऑनलाइन गेम की वजह से हुई थी। कुछ ऐसा ही 2018 में भी हुआ था, जहां एक लड़के को कुकिंग ऑयल पीने की सजा मिली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उधर चीन के मीडिया ने दावा किया कि चीन अब अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में जुट गया है। वो जल्द ही अमेरिका की तरह ही अपने नागरिकों को अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा और इसके लिए चीन ने सफल ट्रायल किया और वो कुछ दिनों में अपने शिनजोंग अंतरिक्ष यान को स्पेस में भेजने वाला है, जिसमें चीन के नागरिक सवार होंगे। ये दावा चीन की स्पेस एजेंसी ने किया। इससे पहले अगस्त 2022 में चीन ने गंसू प्रांत में मौजूद जियोचिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था, जिसके बाद से ही चीन अंतरिक्ष में बड़े मिशन की तैयारी में जुट गया था। क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट अंतरिक्ष के सफर पर यात्रियों को लेकर रवाना हो गया। ऐसे में चीन ने इसे चुनौती के तौर पर लिया, क्योंकि वो इस मामले में भी अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिकी राज्य मोंटाना के खिलाफ केस कर दिया। असल में मोंटाना राज्य के गवर्नर ने कुछ दिन पहले ही टिकटॉक पर बैन लगाने का फैसला लिया था और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए टिकटॉक ने मोंटाना राज्य के खिलाफ केस कर दिया। हालांकि कानूनी तौर से ये फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, लेकिन दावा है कि इसी फैसले के खिलाफ टिकटॉक मोंटाना राज्य की एक अदालत पहुंच गया। कुछ दिन पहले ही मोंटाना राज्य के गवर्नर ने टिकटॉक पर अमेरिकी लोगों के डेटा चोरी करने का आरोप लगाते हुए इस ऐप पर बैन का ऐलान किया था। हालांकि टिकटॉक ने आरोप को गलत बताते हुए साफ किया कि वो किसी भी तरह का डेटा चीन की सरकार के साथ साझा नहीं कर रहा। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे पर बड़ा आरोप लगा दिया। भगवंत मान के मुताबिक चन्नी के भतीजे ने सरकारी नौकरी के लिए एक क्रिकेटर से 2 करोड़ रुपए मांगे थे और इस क्रिकेटर ने सीएम भगवंत मान को इसकी जानकारी दी। आरोप है कि पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे ने खेल कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने के लिए एक क्रिकेटर से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। चन्नी साहब ने मैं कह देना कि 2-4 दिन और ला लो। भगवंत मान के इस बयान पर चरणजीत सिंह चन्नी ने पलटवार करने में देर नहीं की। इस बंदे ने झूठ दे उत्ते अपनी बुनियाद रखी भी है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर पहले से ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जा रही है। इस बीच बीएसएफ के जवानों ने पंजाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। घुसपैठ की ये कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अमृतसर जिले में की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक रात में जवानों ने पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन पर फायरिंग कर उसे ढेर कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि उस ड्रोन के जरिए किन जगहों पर ड्रग्स और हथियार गिराए गए। बीएसएफ के जवानों ने 2 किलो हेरोइन भी बरामद की। आरोप है कि ड्रोन की मदद से पंजाब के कई जिलों में ड्रग्स की सप्लाई करने की तैयारी थी। उधर भारतीय नौसेना ने अपने महाशक्तिशाली जंगी जहाज आईएनएस मर्मुगाव से पहली बार जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागकर इसकी ताकत का प्रदर्शन किया। जंगी जहाज आईएनएस मर्मुगाव को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है, मतलब ये दुश्मन के रडार को चकमा देने की काबिलियत रखता है। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस ट्रायल में आईएनएस मर्मुगाव से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई, जिसने समंदर में आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से चलते अपने टारगेट को निशाना बनाया। जिसके बाद भारतीय नौसेना ने भरोसा जताया कि इसकी मदद से चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना में ऐसे कुल 4 जंगी जहाज शामिल किए जाने हैं, जिन्हें अरब सागर और हिंद महासागर के इलाके में तैनात किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता सुनाई दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए पहले तो उसकी पहचान कराई और फिर उसे ढूंढकर हिरासत में ले लिया। इस बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों पर विवादित बयान दे दिया। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। उन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था।
और करीब 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर मामला भी दर्ज किया गया। अब उन्होंने महिला पहलवानों पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन करके। असल में बृजभूषण शरण सिंह उस वक्त विवादों में गिर गए थे जब उन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए पहलवानों ने 23 अप्रैल से धरना देना शुरू किया। और अब धरना दे रहे पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान धरना देने वाले खिलाड़ियों के साथ भारी हुजूम भी देखने को मिला। साथ हाथ में बैनर लेकर लोग इंडिया गेट पहुंचे और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। असल में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। उधर अमेरिका के फीनिक्स में एक 15 साल का छात्र स्कूल में राइफल लेकर पहुंच गया, जिसकी खबर फैलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया और पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया। जिसके बाद स्कूल में तलाशी के दौरान एक छात्र के पास से राइफल बरामद की गई। इसके अलावा उसके बैग और लंच बॉक्स से गोला बारूद भी मिले, जिसकी जानकारी फीनिक्स पुलिस को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर छात्र को गिरफ्तार कर लिया और उस पर कई केस दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब 1 बजे इस बात की जानकारी मिली थी कि एक स्कूल में राइफल मिली है, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और मामले की जांच की। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया कि छात्र के पास राइफल कहां से आई। इस बीच कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग और तेजी से फैल रही है, जिसे बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर दमकल की टीम जुटी है। लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई। वहां के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई दिया, जिसकी वजह से दूर तक दिखना भी मुश्किल हो गया। वहां दम घोंट देने वाले काले धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया। पिछले कई दिनों से पश्चिमी कनाडा के अल्बर्टा इलाके के जंगलों में आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए 3000 से ज्यादा बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। जंगलों में आग लगने की वजह से अमेरिका के कई जिलों में भी हवा में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया। इधर आरोप है कि लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान के एक पूर्व सेना प्रमुख की पोती ने रची थी। पाकिस्तानी सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक लाहौर में जिन्ना हाउस में हुई आगजनी का आरोप पाकिस्तान की एक फैशन डिजाइनर खदीजा शाह पर लगा और दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना पूर्व सेना प्रमुख ख्वाजा आसिफ जंजुआ की पोती खदीजा शाह को गिरफ्तार करने की प्लानिंग में है। ये आशंका खदीजा की बातचीत लीक होने के बाद जताई गई, जिसमें वो खुद ही इस बात का दावा करती नजर आई कि पाकिस्तान की सेना उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना रही है, जिसकी एक वजह उनका इमरान खान की पार्टी पीटीआई का समर्थक होना भी है। हालांकि खदीजा ने ये कबूल किया कि वो लाहौर में हुए हंगामे के वक्त वहाँ मौजूद थी, पर उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भीड़ को उकसाने का काम उन्होंने नहीं किया। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रचार का एक नया तरीका ढूंढ लिया और इमरान खान की तरह दिख रहे एक लड़के का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लड़का इमरान खान के गेटअप और उनके अंदाज में दिखाई दिया। उसे इमरान खान की तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता दिखाया गया। वीडियो में उसके आसपास कुछ और लड़के भी खड़े नजर आए। इस वीडियो को इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शेयर किया। पीटीआई ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बैनर, रैलियों और टीवी विज्ञापनों को गैर जरूरी बताया और लिखा, अब घर घर से इमरान निकलेंगे। यानी पीटीआई ने प्रचार का नया तरीका ढूंढ लिया है। इधर खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया कि कंगाल पाकिस्तान में तुर्की हथियारों की बड़ी फैक्ट्री लगाने की तैयारी में। हथियारों की इस फैक्ट्री में तुर्की के घातक और ताकतवर ड्रोन बारकताश TB2 के पुर्जे तैयार किए जाएंगे, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यूक्रेन जंग की शुरुआत में तुर्की ने बड़ी संख्या में बारकताश TB2 ड्रोन ज़ेलेंस्की की सेना को दिए थे और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस ताकतवर हथियार के दम पर यूक्रेन ने रूसी सेना में तबाही मचा दी थी। और अब भारत की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि तुर्की पाकिस्तान में हथियारों की फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है, जहां वो बारकताश TB2 ड्रोन समेत दूसरे घातक ड्रोन के पुर्जे तैयार करेगा। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि पाकिस्तान के किस प्रांत में ये फैक्ट्री लगेगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फैक्ट्री लगाने के लिए ग्राउंड सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उधर दक्षिण अमेरिकी देश गयाना के एक बोर्डिंग स्कूल में आग लग गई। खबर है कि आग की चपेट में आने से 20 छात्रों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल छात्रों का रेस्क्यू कर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जिन छात्रों की हालत नाजुक थी उनको राजधानी जॉर्ज टाउन में एयरलिफ्ट किया गया। इसके साथ ही डॉक्टरों की एक टीम सभी सुविधाओं से लैस विमानों के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंची और छात्रावास में फंसे छात्रों का रेस्क्यू कर उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है। बताया गया कि आग एक सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों के छात्रावास में लगी थी, जो दक्षिण अमेरिकी देश गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन से 320 किलोमीटर दक्षिण में महदिया शहर में बना है। हालांकि स्कूल में देर रात आग किस वजह से लगी, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस बीच मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीते के एक बच्चे की मौत हो गई, जिसका जन्म इसी साल 24 मार्च को हुआ था, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो बीमार चल रहा था और तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। चीते के बच्चे की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में पिछले 2 महीने के अंदर चीते के एक बच्चे समेत 4 चीतों की मौत हो चुकी है।
3 चीतों और एक बच्चे की मौत के बाद अब कुनो में 17 चीते और 3 बच्चे ही बचे हैं। पिछले साल सितंबर में नामीबिया और इस साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से कुल 20 चीते लाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और सुरक्षा के लिए उनको राजस्थान शिफ्ट करने का सुझाव भी दिया, जिसके बाद नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क से दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए वन विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जगहों की एक लिस्ट तैयार कर ली, जहां चीतों का नया आशियाना बन सकता है। हालांकि सभी चीतों को कुनो नेशनल पार्क से शिफ्ट किया जाएगा या फिर महज 6 या 7 चीतों को ही दूसरी जगह भेजा जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वन विभाग ने मध्य प्रदेश की गांधी सागर और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जबकि राजस्थान की मुकुंदरा टाइगर हिल और भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को चीतों के नए आशियाने के लिए चुना है, क्योंकि विशेषज्ञों ने इन चारों जगहों को चीतों के लिए बिल्कुल सही माना। बताया जा रहा है कि सभी कागजी कार्रवाई पूरी होते ही चीतों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुए नाव हादसे के 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू अभियान जारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया, जिसकी लगातार एसडीआरएफ की टीम नदी में तलाश कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक कल हादसा उस वक्त हुआ था जब एक परिवार के कुछ लोग मुंडन संस्कार के लिए नाव से नदी की दूसरी तरफ जा रहे थे और गंगा नदी पर बने पॉन्टून पुल के पास नाव का संतुलन बिगड़ने से वो पलट गई थी, जिससे नाव पर सवार 25 से 30 लोग नदी में डूबने लगे, जिनका गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू किया गया। लेकिन परिवार के एक सदस्य की कोई जानकारी नहीं मिली और अब उसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया। उधर थाईलैंड के उत्तरी इलाके में आंधी और बारिश की वजह से एक स्कूल की छत गिर गई, जिसके नीचे दबने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 18 लोगों के घायल होने की खबर आई। जिसके बाद वहां पहुंची राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और मलबे से 6 शवों को बाहर निकाला, जबकि एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और छत के गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई। ये घटना थाईलैंड के फिचित प्रांत के एक स्कूल में हुई, जहां जबरदस्त तूफान ने तबाही मचाई। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्रक में सवारी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो हरियाणा के अंबाला का बताया गया, जिसमें राहुल गांधी एक ट्रक में बैठते नजर आए और उन्होंने अपनी कार छोड़कर ट्रक से ही कई किलोमीटर का सफर तय किया। हरियाणा के अंबाला से आए वीडियो में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आए, जिसके बाद वो जाकर एक ट्रक में बैठ गए। इस दौरान उनका एक सुरक्षा कर्मी भी ट्रक में उनके साथ मौजूद रहा, जिसकी तस्वीरें सुप्रिया श्रीनेत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट की। सुप्रिया श्रीनेत ने तो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा कि राहुल सरकार और आम लोगों के बीच की दूरी मिटाने के लिए एकदम सही आदमी है, वो अलग तरह की राजनीति करने के लिए बने हैं। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 30 साल से चल रही लड़ाई के खत्म होने के संकेत मिले, क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि वो नगोर्नो कराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये बयान देते हुए उन्होंने अजरबैजान के सामने एक शर्त भी रख दी और 2 टूक बोल दिया कि वो नगोर्नो कराबाख पर तभी सरेंडर करेंगे जब वहां रहने वाले आर्मेनिया के लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। जिसका मतलब यह हुआ कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच सालों पुराना झगड़ा खत्म हो सकता है और गेंद अब अजरबैजान के पाले में है, क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि वो नगोर्नो कराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए अजरबैजान को वहां रहने वाले आर्मेनियाई मूल के नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ताजा तनाव तब पैदा हुआ जब अजरबैजान ने ऐलान किया कि उसने लाचिन कॉरिडोर पर चेक पॉइंट बना दिया है। लाचिन कॉरिडोर नगोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। इधर आईपीएल 2023 की प्लेऑफ की रेस से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाहर होने के बाद विराट कोहली भावुक हो गए। उन्होंने अपनी टीम के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए साथी खिलाड़ियों और आरसीबी के प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही आरसीबी के प्रशंसकों से यह वादा भी किया कि अगले साल टीम इससे कई गुना बेहतर तरीके से खेलेगी और आईपीएल का कप भी जीतेगी। कोहली ने अपने इस ट्वीट के जरिए टूर्नामेंट को अच्छी तरह से खत्म न कर पाने का अफसोस भी जताया और टीम के खिलाड़ियों समेत टीम के कोच और दुनिया भर में मौजूद आरसीबी के प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। असल में 2 दिन पहले गुजरात टाइटंस से हुए मुकाबले में मिली हार की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई। हालांकि विराट कोहली के लिए आईपीएल 2023 काफी अच्छा रहा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 शतक भी जड़े। इस बीच भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। ये पहली बार है जब इस लिस्ट में कोई भारतीय पहले नंबर पर पहुंचा है। और इस लिस्ट में 1455 अंक पाते ही नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। उनके बाद दूसरे नंबर पर करीबियाई देश ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स हैं, जिनके 1433 पॉइंट हैं। नीरज चोपड़ा को ये मुकाम कतर में हुई दोहा डायमंड लीग जीतने के बाद मिला, जहां उन्होंने 68.67 मीटर तक भाला फेंककर इस लीग को अपने नाम कर लिया था। जिसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ गए। उधर उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको में फटे ज्वालामुखी ने पूरे शहर को राख की चादर से ढक दिया। वहां पुएब्ला शहर में मौजूद इस ज्वालामुखी में रविवार को धमाका हुआ था।
और तब से ही पूरे शहर में हो रही राख की बारिश ने थमने का नाम ही नहीं लिया। मेक्सिको के पुएब्ला से आए एक वीडियो में ज्वालामुखी से निकली राख बारिश की बूंदों की तरह बरसती नजर आई। बताया गया कि राख की वजह से वहां कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ गईं, जिसके बाद वहां एयरपोर्ट पर कई विमान खड़े नजर आए। हालांकि इससे बचने के लिए वहां की सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और सिर ढककर बाहर निकलने की अपील की, ताकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से उनकी तबीयत न बिगड़े। इधर शेयर बाजार दिन भर दबाव में कारोबार करता रहा और कारोबार खत्म होने के वक्त मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 13% से ज्यादा की तेजी के बावजूद बाजार दबाव में दिखा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स महज 18 अंकों की बढ़त के साथ 61,981 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 अंकों की बढ़त के साथ 18,348 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी अदानी ग्रुप के शेयरों में रही और अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर एक ही दिन में 307 रुपए बढ़ गया। ये बढ़त 13% से ज्यादा की रही। अदानी ग्रुप के शेयरों की वजह से कारोबार के दौरान बाजार में तेजी दिखी, लेकिन यूरोप के बाजारों में आई गिरावट के बाद बाजार में आखिरी घंटों में बिकवाली शुरू हो गई, जिसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। उधर दुनिया भर में खतरनाक बीमारी, महामारी और लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के दबाव में ताइवान को अपनी सालाना बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्विट्जरलैंड की जिनीवा में 21 मई से शुरू हुई यह बैठक 30 मई तक चलेगी, जिसमें ताइवान शामिल नहीं होगा। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान बड़ी वजह है। असल में चीन की तरफ से यह दबाव बनाया गया कि ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का ही हिस्सा है, इसीलिए उसे किसी अलग देश की तरह WHO की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए न्योता न भेजा जाए। यही नहीं, चीन ने इस संगठन में शामिल देशों से भी अपील की कि वो उसका समर्थन करें और ताइवान को इस सम्मेलन से दूर रखें। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन और पाकिस्तान के दबाव की वजह से WHO ने स्विट्जरलैंड की जिनीवा में होने वाली सालाना बैठक में ताइवान को निमंत्रण नहीं देने का फैसला लिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका चीन के दोस्तों को अपना F-35 लड़ाकू विमान नहीं बेचेगा। इसके बदले अमेरिका उन देशों को F-16 या F-15 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पास F-35 फाइटर जेट उड़ाने की क्षमता नहीं है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में मौजूद चीन के दोस्तों के लिए ही ये नीति बनाई है, जिसके तहत वो थाईलैंड समेत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अपना ये घातक लड़ाकू विमान नहीं बेचेगा। इसके बदले अमेरिका ने थाईलैंड को F-16 या F-15 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव दिया है। यानी अमेरिका किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि उसका F-35 लड़ाकू विमान चीन के दोस्तों के पास पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस खतरनाक विमान से जुड़ी अहम जानकारियां भी उसके दुश्मन चीन तक पहुंच जाएंगी। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी ये किसी भी रडार को चकमा देने में माहिर है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले घातक और महंगी मिसाइलों को खत्म करने के लिए लकड़ी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब रूसी सेना लकड़ी के ड्रोन से यूक्रेन की फौज को चकमा दे रही है और उसकी मिसाइलों को बर्बाद करने में जुटी है। हालांकि रूस के पास जेलेंस्की की सेना पर कहर बरपाने के लिए ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 भी मौजूद है, जिससे वो कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को थर्रा चुका है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस यूक्रेन की महंगी और घातक मिसाइलों को खत्म करने के लिए एक नया तरीका अपना रहा है, जिसके तहत वो यूक्रेन के शहरों पर लकड़ी के ड्रोन से हमला बोल रहा है, जिन्हें मार गिराने के लिए यूक्रेन की सेना नेटो देशों से मिली घातक मिसाइलें दाग रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के लकड़ी के ड्रोन को तबाह करने के लिए यूक्रेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट और नसैम्स का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब यूक्रेन अपनी घातक और महंगी मिसाइलों को रूस के लकड़ी वाले ड्रोन पर खर्च कर रहा है। इसका पता तब चला जब 4 मई को यूक्रेन की सेना ने रूस के लकड़ी के एक ड्रोन को मार गिराया। इधर मुंबई में बम धमाके की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने ट्वीट करके मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और लिखा कि वो जल्द ही मुंबई को उड़ाने वाला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में बिजली की खपत कम हो गई। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली कि बिजली की बढ़ी कीमत की वजह से वहां लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। मतलब ये कि श्रीलंका की जनता के पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो महंगी बिजली का इस्तेमाल कर सके। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पिछले साल श्रीलंका में बिजली के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद ये आशंका जताई गई कि वहाँ बिजली उपभोग में गिरावट आएगी। और हुआ भी ऐसा ही। सबसे ज्यादा गिरावट घरेलू उपभोग में दर्ज की गई। श्रीलंका में महंगाई के कारण न सिर्फ बिजली बल्कि दूसरे सामान और सेवाओं का इस्तेमाल भी घट गया। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका में पिछले साल जुलाई में जनता ने विद्रोह कर दिया था। सड़कों पर हिंसा और आगजनी की गई थी क्योंकि वहाँ की जनता बेतहाशा बढ़ती महंगाई से परेशान थी। इस बीच सरकार ने 1 जून से कफ सिरप के निर्यात के लिए कड़े नियम लागू कर दिए, जिसके तहत सरकारी लैब में जांच के बाद ही कफ सिरप को विदेश भेजा जाएगा। मतलब पिछले दिनों भारतीय कफ सिरप पर उठे सवालों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसे लेकर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक विदेश भेजे जाने से पहले कफ सिरप की सरकारी लैब में जांच होगी और जांच में सुरक्षित पाए जाने के बाद ही कफ सिरप को निर्यात की मंजूरी दी जाएगी। असल में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 4 कफ सिरप पर अलर्ट जारी किया था। आरोप लगा था कि भारतीय कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान और अफ्रीकी देश गैम्बिया में
कई बच्चों की मौत हो गई थी। उधर सूडान में संयुक्त राष्ट्र सचिव के प्रतिनिधि वोल्कर पर्थिस ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी और सीज फायर का सही तरीके से पालन हो सके इसके लिए एक निगरानी समिति भी बनाई गई। क्योंकि सूडान की सेना और वहां का पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ पहले भी कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। इस बार ऐसा ना हो इसके लिए निगरानी समिति में सूडान की सेना और आरएसएफ के साथ साथ सऊदी अरब और अमेरिका के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया और दोनों के बीच सोमवार की रात से एक हफ्ते का संघर्ष विराम शुरू हो गया। Both parties had committed not to seek military advantage. यानी इस बार दोनों के बीच सीज फायर रोकने की पूरी जिम्मेदारी निगरानी समिति की है। इस बीच अमेरिका की जिस महिला पत्रकार एलिजाबेथ कैरल के आरोप पर हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी भरकम जुर्माना लगा था, उसी ने एक बार फिर ट्रंप को कोर्ट में घसीट दिया। एलिजाबेथ कैरल ने अब ट्रंप पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया और नए हर जाने की मांग कर दी। और इस बार उसने कोर्ट से हर्जाने के तौर पर दुगनी रकम की अपील की। अमेरिकी पत्रकार एलिजाबेथ कैरल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उनकी बदनामी हुई और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई और ट्रंप से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 82 करोड़ की मांग की। इससे पहले एलिजाबेथ कैरल के ही आरोपों पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 41 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया था। इधर पाकिस्तान से आकर राजस्थान के जैसलमेर में बसे हिंदू परिवारों को अशोक गहलोत सरकार ने जमीन दे दी। हाल ही में अतिक्रमण बताते हुए इन शरणार्थियों के घर तोड़ दिए गए थे, जिस पर विवाद हुआ था। और फिर राजस्थान सरकार ने इन हिंदू परिवारों को घर देने का ऐलान किया। जैसलमेर के मूलसागर गांव में इन विस्थापितों को ले जाया गया। खुद शरणार्थियों ने अपने लिए जगह पसंद की, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसलमेर के ही मूलसागर में 40 बीघा जमीन पर पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को बसाने की गहलोत सरकार की योजना है, जहां करीब 250 परिवारों को घर दिया जाएगा। इसी खुशी में लोगों ने मिठाइयां बांटी। असल में जैसलमेर के अमर सागर गाँव में पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों के घर तोड़ दिए गए थे। कार्रवाई के विरोध में ये लोग धरने पर बैठ गए थे। मामला बढ़ता देख गहलोत सरकार ने इन्हें फिर से बसाने और घर देने का वादा किया था। उधर महाराष्ट्र के पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोगों में 5 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इस परिवार में एक आदमी और 2 महिलाओं के साथ 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हादसे के तुरंत बाद मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा महाराष्ट्र के पुणे नागपुर हाईवे पर सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस बीच अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। अफगानिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि 2 बच्चों को सुनसान इलाके से विस्फोटक मिला था और वो उसे लेकर घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक ये घटना अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में हुई। हालांकि इससे पहले भी अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बम मिलते रहे हैं और ऐसी घटनाएं होती रही हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के नंगरहार में धमाके की चपेट में आने से 2 लड़कियों की मौत हो गई थी, जबकि 9 मई को कंधार शहर के पास बम धमाके में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई थी। मतलब अफगानिस्तान की जमीन बारूद उगल रही है और लोगों की जान ले रही है। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क को एक मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अमेरिका की एक अदालत ने एलॉन मस्क के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर ट्विटर को खरीदने के दौरान कंपनी के शेयर होल्डरों को धोखा देने का आरोप लगा था। पिछले साल मई में ट्विटर के एक शेयर होल्डर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। करीब 1 साल तक मामले की सुनवाई चली और अब कोर्ट ने एलॉन मस्क को राहत दे दी, क्योंकि एलॉन मस्क के खिलाफ कोर्ट में कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका। असल में अप्रैल 2022 में 4400 करोड़ डॉलर यानी करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर की डील हुई थी, जिसके करीब 6 महीने बाद यानी 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीद लिया। लेकिन इस दौरान एक शेयर होल्डर ने मस्क पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया था। उधर ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच के लिए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम लंदन पहुंच गई। एनआईए की 5 सदस्यों की टीम वहां सीसीटीवी वीडियो खंगालेगी और कुछ लोगों के बयान दर्ज करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन में किसका हाथ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम खालिस्तान समर्थक कुछ लोगों के नामों की लिस्ट अपने साथ ले गई है और इस लिस्ट को वो ब्रिटेन की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से शेयर कर सकती है। खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 19 मार्च को लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हंगामा किया गया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन 23 मार्च को इस मामले को एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया था। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े मामले पर वहां की कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। अब ज्ञानवापी विवाद से जुड़े सभी मामलों को एक साथ जोड़कर अदालत सुनवाई करेगी।
जिससे जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब अदालत ने सभी मामलों को क्लब करके एक साथ सुनवाई का आदेश दिया। असल में कोर्ट से अपील की गई थी कि एक ही तरह के सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए और उसे अदालत ने मान लिया। और सभी मामलों को क्लब करने के बाद कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगी। वहीं इससे पहले कार्बन डेटिंग से सर्वे कराने की मांग पर 22 मई को कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस मांग पर आपत्ति जताई और अब कोर्ट इस मामले पर 7 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी। इधर मध्य प्रदेश के उमरिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बाघ ने एक बैल पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बाघ उस बैल पर झपट्टा मारता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बाघ उस बैल की गर्दन पकड़ा दिखाई दिया, जबकि बैल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन बाघ ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और बैल को घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ियों का शोर सुनाई दिया, उसने बैल को छोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद की ताकत रखता है। अमेरिका के इस घातक बम का नाम GBU-57 है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। अमेरिका का दावा है कि उसका यह बम इतना ताकतवर है कि जमीन में काफी गहराई तक भयंकर तबाही मचा सकता है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। मतलब ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजरायल के लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की जिद पर अड़ा है। और उसने एक इलाके में पहाड़ियों के नीचे कई बंकर और सुरंगें बना रखी हैं, जहां उसके परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का दावा है कि जमीन के अंदर बने उसके बंकरों पर परमाणु बम भी बेअसर हैं। इसी वजह से अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के एटम बमों का निशाना कोई और नहीं बल्कि वही होंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए अमेरिका ने जमीन के अंदर मौजूद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ताकतवर बम GBU-57 तैयार किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी अमेरिकी सेना की तरफ से जारी की गई। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है और दावा है कि ये बम जमीन में काफी गहराई तक तबाही मचा सकता है। और इसी बीच ईरान के परमाणु ठिकानों की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आईं, जिनके आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के घातक बम ईरान के इन परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बम जमीन में जितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं, ईरान की सुरंगें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान पहाड़ी के करीब 80 से 100 मीटर नीचे अपने परमाणु ठिकाने बना रहा है, जबकि अमेरिका ने जो GBU-57 बम बनाया है वो जमीन में सिर्फ 60 मीटर अंदर तक ही जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान की ये न्यूक्लियर साइट नतानस शहर के बिल्कुल करीब है, जहां पहले भी कई बार पश्चिमी देशों के हमले हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ये नहीं चाहते कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत हासिल करे। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक उस कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल सका। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक जिस कैदी ने फांसी लगाकर जान दी वो दिल्ली में साल 2016 में लूट के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उसे एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल लाया गया था। लेकिन दावा है कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि तिहाड़ में ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की 2 मई को धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके बाद से ही जेल प्रशासन जेल में सुरक्षा बढ़ाने में जुटा हुआ है। उधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए उसके परिवार में कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। खबर है कि सबसे बड़ी लड़ाई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच छिड़ी है, जो अतीक की काली कमाई पर अपना हक जताने की कोशिश में है। हालांकि शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों इन दिनों गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बावजूद उनकी नजर अतीक की करोड़ों की संपत्ति पर है। इस मुद्दे पर उनके बीच कड़वाहट इतनी है कि उन दोनों ने लंबे वक्त से आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि जब अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, तब शाइस्ता ने उसका हवाला कारोबार और वसूली गैंग का जिम्मा संभाल लिया था, जिसका जैनब ने विरोध किया था। इस बीच यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। एक रोज पहले ही अतीक गैंग के 3 गुर्गों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक परिवार से 15 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अतीक गैंग के 3 गुर्गे जबरन एक घर में घुसकर परिवार के लोगों को पैसे के लिए जान से मारने की धमकी देते नजर आए। और अब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के ही एक कारोबारी सईद अहमद से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। कारोबारी का आरोप है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से फर्नीचर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने पैसे मांगे तो वो उसे धमकाने लगा। और आरोप है कि विजय मिश्रा ने न सिर्फ उसे धमकाया बल्कि अतीक और उसके गुर्गों के नाम पर उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। हालांकि 20 मई को कारोबारी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर 2000 रुपए के नोट को बदलने या फिर उसे बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदला जा सकता है। हालांकि एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं, जबकि 2000 के नोट खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है।
अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो बैंक में जाकर नोट बदलकर दूसरे नोट ले सकता है। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है, लेकिन कुछ जगहों पर तो लोग अभी से 2000 का नोट लेने से बचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी ने एक ग्राहक के स्कूटर से पेट्रोल वापस निकाल लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना तब हुई जब उस इलाके के एक पेट्रोल पंप पर एक आदमी पेट्रोल भरवाने पहुंचा। उसने महज 200 रुपए का पेट्रोल अपने स्कूटर में डलवाया, जिसके लिए उसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 2000 का नोट दिया, जिसे देखते ही पेट्रोल पंप कर्मचारी आग बबूला हो गया। उसने फौरन 2000 का नोट उस आदमी को दिया और उसके स्कूटर से पेट्रोल वापस निकाल लिया। असल में आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में वापस करने की घोषणा की है। इसी वजह से लोग 2000 के नोट किसी तरह से हटाने में जुटे हैं और सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप पर इसे लेकर मारामारी मची हुई है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ईरान समंदर में मौजूद अपने जंगी जहाजों को आतंकियों का ठिकाना बना रहा है, जिन पर उसने मिसाइलों और ड्रोन से लैस आतंकवादी बैठा रखे हैं। इजराइल ने यह तक कह दिया कि ईरान समुद्री लुटेरों जैसी हरकत कर रहा है, क्योंकि पहले ही उसने समंदर में आतंक फैलाने की चाल चली हुई है और अब वो उसे और बढ़ाने पर उतारू है। इजराइल का आरोप है कि ईरान जंग के लिए उसे उकसा रहा है। सबूत के तौर पर इजराइल ने 6 जहाजों की तस्वीर जारी करते हुए ईरान को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इजराइल का कहना है कि ईरान समंदर में आतंकवाद फैला रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि ईरान अपने जहाजों को आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने उन्हें फ्लोटिंग टेरर बेस तक बोल दिया और दावा किया कि ईरान ने अपने जहाजों पर मिसाइलें, ड्रोन और आतंकवादी बिठाए हुए हैं। כל מה שאתם רואים על התמונות הם בסיסי טרור צפים. זה המשך ישיר לטרור הימי. मतलब इजराइल को डर है कि ईरान फारस की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते आतंकवाद फैला रहा है। उसने दावा किया कि ईरान ने अपने 6 में एक जहाज को अदन की खाड़ी की ओर भेजा है, यानी समंदर में उस जगह जो फारस की खाड़ी में व्यापार का अहम रास्ता है। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान समंदर के उस रास्ते को रोकने के चक्कर में है जहां से बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। यही नहीं, इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए वो अपने जंगी जहाज अंटार्कटिका तक भेजेगा। ये दावा ईरान की मीडिया ने किया और जानकारी दी कि बहुत जल्द ईरान के जंगी जहाज अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास एक ट्रक सड़क पर रखे सिक्योरिटी बैरियरों से टकरा गया। रात की बात है ये कि इस घटना में व्हाइट हाउस में किसी को चोट नहीं आई, राहत ये रही, मगर जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ वो व्हाइट हाउस से कुछ 100 फीट की दूरी पर ही है और जिस इमारत में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हों वैसे बेहद संवेदनशील इलाके में एक ट्रक यूं ही घुस गया। इस बात ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। और शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसने अमेरिका में तो क्या पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर ने व्हाइट हाउस के पास बैरियरों को जानबूझकर टक्कर मारी हो। यह भी बताया गया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए कुछ धमकी भी दे रहा था। ये सभी बातें अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। और हो सकता है कि ट्रक का व्हाइट हाउस के पास सिक्योरिटी बैरियरों से टकराना राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या की कोशिश हो, क्योंकि हादसे वाली रात बाइडेन व्हाइट हाउस में अमेरिकी संसद के स्पीकर से मिले भी थे। इसी शक के आधार पर अमेरिका की जांच एजेंसियों ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हादसे के दौरान बाइडेन व्हाइट हाउस में मौजूद थे या नहीं ये साफ नहीं है, मगर इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें उस ट्रक की चाल संदिग्ध सी लगी। वो फुटपाथ पर चढ़ा नजर आया और फिर वो किनारे पर टकरा गया। इस सनसनीखेज कहानी में एक और ट्विस्ट है। घटना वाली जगह से एक नाजी झंडा भी मिला है। बताया गया कि झंडा टक्कर मारने वाले ट्रक से ही बरामद हुआ। इधर मध्य प्रदेश के उमरिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बाघ ने एक बैल पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बाघ उस बैल पर झपट्टा मारता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो बाघ उस बैल की गर्दन पकड़ा दिखाई दिया, जबकि बैल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन बाघ ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और बैल को घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ियों का शोर सुनाई दिया उसने बैल को छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। गाड़ियों और लोगों का शोर सुनकर वो वहां से चला गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिल गया। उन्होंने केजरीवाल को राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करने का भरोसा दिया और बाकी विपक्षी दलों से भी इसका विरोध करने की अपील की। हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में इस बिल के विरोध को 2024 की चुनावी तैयारियों से जोड़ दिया। राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलने के बाद केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई है।
लेकिन कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि इस अध्यादेश का विरोध करना है या नहीं। कांग्रेस के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के विरोध या समर्थन पर नेताओं में मतभेद साफ दिखाई दिया। दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें बीजेपी की बी टीम तक बताया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तो यहां तक कह दिया कि उनका समर्थन करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा बीजेपी की तरफ से काम करते हैं। सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो कि इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस वक्त विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर लगी हुई है। शायद इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को नाराज करने के मूड में नहीं दिख रही। मतलब ये कि अध्यादेश पर कांग्रेस ही असमंजस में है। लेकिन विपक्ष को अब भी ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरा जा सकता है। इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए इसका संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, और ममता बनर्जी को लग रहा है कि राज्यसभा में वो सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर सकती हैं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, इसलिए सरकार आसानी से इस बिल को पास करवा लेगी। लेकिन राज्यसभा में उसके लिए यह अध्यादेश पास करवाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बंगाल तक एक कर दिया। वो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने के संकेत देने शुरू भी कर दिए। केंद्र सरकार के खिलाफ गैर भाजपा विपक्षी दल एकजुट है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है उसे 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है, और केजरीवाल इस मामले में विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, या यूं कहें कि वो राज्यसभा में अध्यादेश को अटकाने की कोशिश में है। ब्रेकिंग न्यूज है नई संसद के लोकार्पण पर। टीएमसी के बाद कांग्रेस ने भी नई संसद के लोकार्पण के कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। 28 तारीख को नए संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष इस कार्यक्रम से दूरी बना रहा है। टीएमसी पहले ही कार्यक्रम से दूर रहने का ऐलान कर चुकी है। अब खबर है कि कांग्रेस ने भी उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है, और खबर है कि आम आदमी पार्टी भी इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये विरोध क्यों, क्या कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, इन पार्टियों की दलील है कि जो संसद होती है उसका सबसे प्रमुख अंग राष्ट्रपति होते हैं, और इस संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न करवाकर प्रधानमंत्री से करवाना डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के विपरीत है। और इसी मुद्दे पर सारी पार्टियां पिछले कुछ दिनों से कह रही थी बाकायदा कि राष्ट्रपति को निमंत्रण देना चाहिए, राष्ट्रपति से ही उद्घाटन करवाना चाहिए। लेकिन जब यह फैसला ले लिया लोकसभा के स्पीकर ने कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, तो सीपीआई से लेकर के आम आदमी पार्टी और उसके बाद टीएमसी और अब कांग्रेस ने भी इसका बहिष्कार करने की घोषणा की है। हालांकि आधिकारिक रूप से प्रेस रिलीज उनकी आनी बाकी है, लेकिन सूत्रों ने दावा कर लिया है कि यह फैसला हो गया है और कांग्रेस भी इस समारोह में नहीं जाएगी। शुक्रिया अरुण आपका। इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में टॉफी खाने से एक बच्चे की मौत हो गई। 4 साल के बच्चे ने खेलते वक्त अचानक टॉफी खा ली थी, जो उसके गले में अटक गई और वो बच्चा तड़पता रहा। बच्चे को संभालने की माँ बाप ने कोशिश की, लेकिन किसी की कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई तो माँ बाप उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गले में टॉफी अटकने की वजह से उस बच्चे का दम। इटली की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि दक्षिण में ज्वालामुखी फटा है तो उत्तरी इटली में बाढ़ की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं। हालांकि लोगों को निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बाढ़ के पानी में डूबे उत्तरी इटली के अलग अलग इलाकों में राहत बचाव की टीमें दिन रात रेस्क्यू में जुटी हैं, जिसका वीडियो इटली के कोस्ट गार्ड की टीम ने जारी किया, जिसमें कोस्ट गार्ड के जवान एक घर के अंदर फंसे एक बुजुर्ग को नाव पर बैठाकर निकालते दिखे। पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के बाद उत्तरी इटली की छोटी बड़ी 24 नदियां अब भी उफान पर हैं। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शादी के लिए दुल्हनों की कीमतें तय कर दी हैं, जबकि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिबातुल्लाह अखुंजादा ने जबरन शादी रोकने और महिलाओं को संपत्ति नहीं समझने के लिए आदेश तक जारी किया था। लेकिन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हिबातुल्लाह अखुंजादा के बीमार पड़ते ही तालिबान के बड़े अधिकारी बेलगाम हो गए। उन्होंने न सिर्फ अखुंजादा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अफगानिस्तान में दुल्हन की कीमत तय कर ट्विटर पर उसे जारी भी कर दिया, जिसके तहत कुंवारी लड़की से शादी करने के बदले 4 लाख अफगानी देने होंगे, जबकि विधवा से शादी करने वाले को 2 लाख और दूसरी पत्नी के लिए 6 लाख अफगानी चुकाने होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई आदमी जिसकी पहली पत्नी मर गई हो और वो कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता हो तो इसके लिए उसे 5 लाख अफगानी देने पड़ेंगे। उधर WHO और यूनिसेफ जैसी संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों की एक साझा रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्लाइमेट चेंज का प्रेगनेंसी और नवजात पर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है, और इसमें भी सबसे ज्यादा खमियाजा निम्न या मध्यम आय वाले देश भुगत रहे हैं, क्योंकि दुनिया में वायु प्रदूषण की वजह से 9 महीने से पहले जन्मे जो बच्चे दम तोड़ते हैं उनमें 91% इन देशों के ही हैं। रिपोर्ट में बच्चे के प्रेगनेंसी के 9 महीनों से पहले जन्म के पीछे भी क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा खतरा बताया गया। कहा गया कि तेज गर्मी, सूखा और वायु प्रदूषण के कारण बच्चे के पहले पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। इधर हेलमंद नदी के पानी के लिए अब ईरान के एक सांसद ने तालिबान को धमकी दे डाली। हेलमंद नदी अफगानिस्तान से ईरान जाती है
और एक संधि के तहत अफगानिस्तान को ईरान को नदी का कुछ पानी देना होता है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में सूखे का रोना रोकर ईरान को पानी नहीं दे रहे। और ईरान का कहना है कि उसके यहां भी सूखा पड़ा है, इसलिए ईरान के सांसद तालिबान पर फट पड़े। उन्होंने भी अपनी सरकार से कह दिया कि अगर ईरान को हेलमंद नदी का अपने हिस्से का पानी नहीं मिलता तो ईरान भी अपने यहां रह रहे अफगानिस्तान के 7 लाख लोगों को बेदखल कर दे। हेलमंद नदी के पानी के लिए ईरान और तालिबान में ठनी हुई है। बीते एक हफ्ते से ईरान एक के बाद एक तालिबान को चेतावनी दिए जा रहा है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया था कि ईरान अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ने वाला और तालिबान उनकी चेतावनी को गंभीरता से लें। इस बीच ईरान की अकड़ निकालने के लिए ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने उसके अधिकारियों और संगठनों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान और यूरोप की वैसे ही नहीं बनती, लेकिन पिछले साल जब ईरान ने अपने यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचला तो यूरोपियन यूनियन ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा डाले। ईरान में पिछले साल हिजाब के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों ने सरकार से बगावत की शक्ल ले ली थी। उन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार चुका है। लोगों को आवाज उठाने की सजा देने में शामिल ईरान के अधिकारियों और संगठनों पर नकेल कसने के लिए यूरोपियन यूनियन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए। उधर स्विट्जरलैंड के ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसके विदेश मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड के राजदूत को समन्स जारी कर दिए। ईरान में पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से कोहराम मचा है। और बताया गया कि ईरान में स्विट्जरलैंड के दूतावास के ट्विटर अकाउंट ने भी उसी महसा अमीनी की तस्वीर ट्वीट कर दी। फिर क्या था, इस बात पर ईरान बुरी तरह तमतमा गया। उसने स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब कर लिया। तेहरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उसी के बाद से ईरान सुलग रहा है, मगर ईरान पहले दिन से कहता आ रहा है कि उसके यहाँ सुलगे विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, इसलिए उसने स्विट्जरलैंड के सामने भी विरोध जताया। इस बीच इजरायल ने चरमपंथी संगठन हमास से अपने तेल अवीव शहर में हुए हमले का बदला लेने का दावा किया। मार्च में तेल अवीव शहर में फिलिस्तीन के एक लड़के ने लोगों पर फायरिंग कर दी थी। बाद में पता चला था कि वो हमास से जुड़ा हुआ था। इसलिए इजरायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बने हमास के उस लड़ाके के मकान को धमाका करके उड़ा दिया। धमाका भी ऐसा जिससे सिर्फ फिलिस्तीन के उस हमलावर का घर ही मिट्टी में मिले, उसके आसपास की इमारतों पर खरोंच तक न आए। मकान को ढहाने से पहले इजरायल के सैनिक खुद उसकी दीवारों पर छेद करके उनमें बारूद भरते नजर आए। उधर इजरायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ईरान की कुद्स फोर्स और ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इजरायल की मीडिया ने बताया कि इन लोगों के पास से हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं, जिनके बारे में इजरायल को शक है कि वो ईरान के इशारे पर उसके यहाँ आतंकी हमला करने की फिराक में थे। बताया गया कि इजरायल के सुरक्षा बल ने पूरे वेस्ट बैंक में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां उन 11 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि गिरफ्तारी से पहले उन लोगों ने सैनिकों पर बम फेंके और फायरिंग की, जिसके बाद इजरायल के सुरक्षा बल ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से हथियार, गोला बारूद और पैसे बरामद हुए। असल में एक दिन पहले ही वेस्ट बैंक में एक महिला पर हमला हुआ था, जिसके बाद पूरे वेस्ट बैंक में सुरक्षा बल ने छापेमारी की। इस बीच इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर हमले का दावा किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना ने सीरिया में बने ईरान के ठिकानों पर बम बरसा दिए और उन्हें तबाह कर दिया। इजरायल ने यह दावा ऐसे वक्त में किया जब एक दिन पहले ही ईरान ने इजरायल के जासूसों को गिरफ्तार करने की बात कही। अब इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना ने पिछले 1 साल में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और सीरिया में बने ईरान के खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि ईरान का मकसद हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर तक विस्तार करना है, जिसके लिए उसने अपने जहाजों को ड्रोन, मिसाइल और हथियारों से लैस कर दिया, जिससे समंदर में इजरायल के लिए खतरा पैदा किया जा सके। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के इस प्लान पर पानी फेर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल ने यरूशलेम में युवाओं को बसाने का प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत 18 से 35 साल के युवाओं को इजरायल की सरकार रोजगार देने और घर बनाने में मदद करेगी, क्योंकि इजरायल चाहता है कि यरूशलेम में ज्यादा से ज्यादा आबादी यहूदियों की हो, जिससे वो वहां और ज्यादा मजबूत हो सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल का मानना है कि यहूदियों की जनसंख्या बढ़ने से यरूशलेम का विकास होगा। वहां की सरकार ने लोगों को यरूशलेम में घर बनाने और काम शुरू करने के लिए मदद देने का फैसला किया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद 18,000 से ज्यादा यहूदियों ने यरूशलेम में बसने का फैसला किया। इनमें आधे से ज्यादा 18 से 35 साल के बीच के युवा थे, लेकिन इनमें करीब 30% लोग वहां से पलायन कर गए। इसी रिपोर्ट ने इजरायल की सरकार की चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद अब यरूशलेम में यहूदी युवाओं को बसाने का नया प्लान बनाया गया। इधर यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़क गए। उन्होंने उन पर हमला बोलते हुए यह दावा किया कि हिंदुस्तान आने वाले सैकड़ों साल में भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। कुछ रोज पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान दिया था।
जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी भड़क गए। उन्होंने हमला बोलते हुए दावा किया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का धीरेन्द्र शास्त्री का सपना अधूरा रह जाएगा। आज से लेकर 500 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बैन करने की बात पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी। हम इन भाई साहब को जानते नहीं, वाहियात बातों पर नहीं चला। इस मुद्दे पर एक रोज पहले ही ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बैन लगाने की मांग की थी। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की फर्जी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वहां खलबली मच गई। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में पोर्नोग्राफी अपराध नहीं है, जबकि पॉर्न तस्वीरों और अश्लील वीडियो को फैलाने पर वहां पाबंदी है। लेकिन कुछ रोज पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के चेहरे वाली कुछ अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति के अलावा वहां के एक मंत्री और उनकी पत्नी के चेहरे वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई गईं। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने और पुलिस अधिकारियों के बीच फैलाने के आरोप में 34 साल के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उधर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री वहां के मशहूर गायक गाय सेबेस्टियन से मिले। गाय सेबेस्टियन प्रधानमंत्री से सिडनी में मिले, जिसके बाद वो बेहद खुश दिखे और उन्होंने प्रधानमंत्री की दिल खोलकर तारीफ की। Things he was so warm and so kind and just listening to everything. गाय सेबेस्टियन की मां भारत के कानपुर जिले की रहने वाली हैं, यानी उनका भारत से रिश्ता है। यही वजह रही कि पीएम से मिलकर वो बेहद खुश दिखे। उन्होंने अपना मशहूर गीत स्टैंडिंग विद यू भी पीएम को डेडिकेट किया। इधर केरल के कन्नूर में एक पुल के नीचे देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक उस पुल के नीचे से कुल 8 बमों को बरामद किया गया, जो बोरियों में पुल के नीचे रखे हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंच गया, जिसके बाद बमों को एक जगह पर इकट्ठा कर नष्ट कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे से पहले उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसी दौरान 8 बम बरामद किए गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि बम से भरी बोरियां किसने रखी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के बीच लोग डांस करते दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डांस फ्लोर पर मौजूद कुछ लोग पूरे जोश में नाचते नजर आए। तभी उनमें एक शख्स ने पिस्तौल से तड़ातड़ 2 गोलियां फायर कर दी। उस शख्स ने हवा में पिस्तौल भी लहराई और आसमान की तरफ निशाना साधकर गोली चला दी। ऐसा उसने एक बार नहीं 2 बार किया। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामला जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र का बताया गया। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पास धमाका होने का दावा करती एक फर्जी तस्वीर ने कुछ देर के लिए अमेरिका का शेयर बाजार ही लुढ़का दिया। अमेरिका में शेयर मार्केट के खुलने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर यह इमेज वायरल हो गई और उसे कई वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट ने शेयर कर दिया। इससे निवेशकों ने डर के मारे अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि वायरल तस्वीर में एक बड़ी सी सफेद इमारत के पास काले धुएं का जबरदस्त गुबार उठता दिखा। दावा किया गया कि फोटो में नजर आ रही बिल्डिंग अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन है और उसके पास धमाका हो गया है। फिर क्या था, अमेरिका में हड़कंप मच गया और धड़ाधड़ शेयर गिरने लगे। लेकिन वायरल तस्वीर में जो बिल्डिंग दिख रही है वो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन है ही नहीं। असलियत में पेंटागन की बिल्डिंग ऐसी दिखती है। दोनों तस्वीरों में दिख रही इमारतों में जमीन आसमान का फर्क है। स्टॉक मार्केट में मची खलबली देखकर आनन फानन में अमेरिकी अधिकारियों ने तस्वीर के फर्जी होने का ऐलान किया, तब जाकर बाजार संभला। उधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उस महिला ने तांत्रिक को झाड़ फूंक करने के पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए उस तांत्रिक ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को खेत में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मानसिक रूप से ठीक नहीं होने से वो बार-बार कहीं इलाज कराया जाता था, जिससे भी वो ठीक नहीं हो पाई थी। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से परेशान थी और उस तांत्रिक से पिछले 3 महीनों से झाड़ फूंक करवा रही थी। इस बीच ट्विटर पर डिलीट हो चुके हजारों ट्वीट रिस्टोर हो गए। लोगों ने दावा किया कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपने कई ट्वीट डिलीट कर दिए थे, लेकिन अचानक उनके अकाउंट पर उनमें कई ट्वीट फिर दिखने लगे, जिसके बारे में ट्विटर ने लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। एक शख्स ने दावा किया कि इस महीने की शुरुआत में उसके लगभग 5000 ट्वीट डिलीट कर दिए गए थे, जिनमें कुछ वापस दिखने लगे। एक शख्स के तो 34,000 ट्वीट दोबारा रिस्टोर हो गए। कुछ और लोगों ने भी दावा किया कि वो नवंबर 2022 से हटाए गए ट्वीट वापस देख रहे हैं। हालांकि ट्विटर ने इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं की, लेकिन इस घटना से ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोग हैरान हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जो ट्वीट डिलीट हो चुके थे वो अचानक वापस कैसे दिखने लगे। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामलों पर एक नया आदेश जारी कर दिया। सरकारी आदेश में स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी राजशेखर से सभी काम वापस ले लिए गए। यह आदेश दिल्ली के सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से जारी किया गया। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक केंद्र सरकार का अध्यादेश केवल कुछ व्यवस्थाओं के लिए है। अधिकारियों के विभागों और कामों के मामले में सरकार के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मतलब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दावा किया है कि कामों के बंटवारे का अंतिम अधिकार अब भी चुनी हुई सरकार के ही पास है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से। वहां एक दिन पहले हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश उन्हें बहुत करीब से गोलियां मारते दिखाई दिए। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने किसी पुराने विवाद की वजह से उन पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। और इस वारदात का वीडियो डराने वाला था। दिन दहाड़े दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में यह फायरिंग हुई है। जहांगीरपुरी इलाके में हुई फायरिंग की इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वीडियो में कुर्सी पर बैठे विजेंद्र यादव नाम के प्रॉपर्टी डीलर को घेरने के लिए पहले दो बदमाश आगे बढ़ते नजर आए। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी तरफ बढ़ रहे ये लोग हाथ में पिस्तौल लिए थे। तभी अचानक उनमें एक बदमाश ने उन्हें बहुत करीब से गोली मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरी तरफ से भी एक बदमाश आता नजर आया, जिसने पहले बदमाश के साथ मिलकर जमीन पर गिरे प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भून डाला। आरोप है कि उन्हें मारने के लिए 4 बदमाश आए थे, जो गोलियां चलाने के बाद वहां से फरार हो गए। यहां तो कुंडली मारे लोग बैठे हैं, यहां तो कुंडली मारे लोग बैठे हैं, जाने किस डर के मारे लोग बैठे हैं। सौभाग्य की बात कही कमलकांत ने, कोई तो पहल करे कि सन्नाटा टूटे। शायद यही सोच सारे लोग बैठे हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात का।